नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन आती है या हम कहें कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। अब तक हमने जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम देखा था और एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद में हर एक क्लास के अंदर जो है वो हमने एक जो है वो डिजीज को देखा था या हम कहें कि एक जो है वो ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चों के जो है वो मैसेज आ रहे हैं और वो उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि सर सारी ग्लैंड जो है हमारे पास में 1 बाय 1 तरीके से जो हो फिनिश हो चुकी है। तो उसी कड़ी में हमारे पास में वो जैसे पार्ट फिनिश हुआ, अब सारे बच्चों की जो है वो कमेंट आ रहे थे कि सर इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो करवा दीजिए। अब देखो दोस्तों, इमरजेंसी ड्रग्स इतनी है कि अगर हम एक दिन के अंदर एक करवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि इमरजेंसी ड्रग्स को जो है वो हमने 5 दिन की क्लास लेंगे, यानी कि इमरजेंसी ड्रग्स फर्स्ट, इमरजेंसी ड्रग्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हम 5 दिन जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे और हर एक दिन जो है वो हम 5 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो हो डिस्कस करेंगे। जैसे आज ही हमारे पास में क्लास रहेगी, इसके अंदर हम जो है वो 5 ड्रग्स को जो है वो लेंगे और उसके बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम पहले एट्रोपिन के बारे में देखेंगे, फिर एस्पिरिन के बारे में देखेंगे, फिर एड्रेनलिन के बारे में देखेंगे, फिर एमिड्रोन के बारे में देखेंगे, देन एसी इनहिबिटर के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्लास थोड़ी सी जो है वो लंबी हो सकती है। कोशिश की है मैंने बहुत छोटे से छोटा करने की, लेकिन अगर ज़्यादा छोटा करते हैं तो उसमें हमें डिटेल जो है वो स्किप करनी पड़ती है, इसलिए मैंने स्किप नहीं की है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है। हाँ, स्पीड भी मेरी आज थोड़ी सी जो है वो जल्दी रहने वाली है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 5 डिजीज को या 5 इमरजेंसी ड्रग्स को फिनिश करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप मेरे साथ साथ चलिए, सारी चीज़ आपको बिल्कुल डायरेक्टली क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी। 1 बाय 1 करके एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं या रेड लाइन से सर्किल कर दूं, वो चीज़ आपको कंठस्थ रखनी है, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कोई भी डिजीज शुरू करने से पहले हम जो है वो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, देन उसकी कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो उसका यूजेज क्या है। सबसे मेन चीज़ जो है वो हमें देखनी है वो है उसका दोस्तों यूजेज एंड मैकेनिज्म। हम सारी चीज़ें देखेंगे, इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन में नहीं देते हैं, किस तरीके से देते हैं, ये सारी चीज़ें, फार्मोकाइनेटिक, फार्मोडायनेमिक, कंक्लूजन, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अपने को 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। पहली चीज़ मेडिकल यूजेज, जैसे एट्रोपिन का क्या मेडिकल यूजेज है वो हमें कंठस्थ होना चाहिए। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो कहाँ पे जाके किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या उसका जो है वो कार्य है। और तीसरी चीज़ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज़ तो हमें कंठस्थ रखनी है, तभी हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो चलें 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों एट्रोपिन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से हम ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एट्रोपिन इज द बेलेडोमा एल्कोलॉइड डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एट्रोपिया बेलेडोना, यानी कि जो एट्रोपिन है वो बेलेडोना एल्कोलॉइड है, जो कि कहाँ से डेराइव्ड होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्लांट है एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे अफीम को प्राप्त किया जाता है, ठीक एट्रोपिन को भी जो है वो उसी तरीके के पेड़ से जो है वो प्राप्त किया जाता है। इट इज मिस्क्यूरिन एंटागोनिस्ट। ये क्या है? मिस्क्यूरिन एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम है और वो एसिटाइल कोएंजाइम जिस रिसेप्टर पे जाके अटैक करता है, ठीक है, वहां पे मिस्क्यूरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये अटैक करता है और उसको कंट्रोल करता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो एसिटाइल कोलिन के बारे में जो बच्चा जानता है उसको एट्रोपिन आधा यहीं पे क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मिस्क्यूरिन एंटागोनिस्ट है। अब मिस्क्यूरिन एंटा रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एसिटाइल कोलाइन पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कम करता है, ठीक है, एंटी एसिटाइल कोलाइन इफेक्ट जो है वो शो करता है। अब जिसको एसिटाइल कोलिन क्या क्या काम करता है, जिसको ये पता है, ठीक है, उसको ये सारी चीजें बताए। तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली हार्ट रेट को जो है वो हमारे पास में डिक्रीज करता है। एक तरीके से सीधे शब्दों में बात कहूं मैं आपको कि जो पैरासिम्पेथेटिक वर्क है ना, पैरासिम्पेथेटिक आपको पता ही है, पैरासिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक मैंने आपको बहुत डिटेल से जो है वो अच्छे तरीके से समझा दिए थे, ठीक है। तो जो हमारे पास में पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पेथेटिक है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिटेल से सारी चीज़ जो है वो शो कर रखी थी और वो आपको बता रखी थी, ठीक है। उसके बारे में आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी जो है मैंने दे रखा था। तो जो पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट है ना, जैसे बीपी को जो है वो डिक्रीज करना, ब्लड वेसल्स को जो है वो हमारे पास में रिलैक्स करना, तो जस्ट अपोजिट जो है वो काम करता है। इट इज मिस्क्यूरिन एंटागोनिस्ट
मीनिंग इट ब्लॉक द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम हो रहा था उसके अगेंस्ट जो है वो कार्य होगा। बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि ये एसिटाइल कोएंजाइम को जो है वो इनहिबिट करता है। इनहिबिटिंग एसिटाइल कोएंजाइम एट म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर, यानी कि जो म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर्स हैं वहां पे जाके एक्ट करता है और जो एसिटाइल कोलिन है उसके इफेक्ट को जो है वो डिक्रीज करता है। और इनडायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो काम करता है। यानी कि जैसे पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा। म्यूकस सिक्रेशंस को एसिटाइल कोलिन जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से जो है वो ध्यान में रखना है। एट्रोपिन हैज वाइड रेंज यूज इन मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। एट्रोपिन का जो है वो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो मेडिकल में जो है वो यूज होता है, इंक्लूडिंग किस किस फील्ड में होता है, कार्डियोलॉजी में यूज होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी में कैसे यूज होगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी में कैसे, ये हमारे पास में जो प्यूपिल है उसको डायलेट करने के लिए, जब प्यूपिल एग्जामिनेशन करता है तो भी हम एट्रोपिन डालते हैं, तो ये प्यूपिल को डायलेट करता है। एंड एनेस्थेसिया में भी जो है वो एट्रोपिन दिया जाता है। ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, साथ के साथ जो म्यूकस सिक्रेशंस है उनको डिक्रीज करेगा, ताकि क्या होगा, एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड पॉइजनस मैनेजमेंट, जो पॉइजनिंग की कंडीशन होती है उसमें जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वो आईवी एट्रोपिन दिया जाता है। खासतौर से जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस पॉइजनस आता है उसमें ये जो है वो दिया जाता है। क्लियर है, तो इस फील्ड में जो है वो यूज लिया जाता है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको किस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, ये क्लास होगी हमारे पास में एंटी कोएनर्जेनिक। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कोएनर्जेनिक है उसके जस्ट अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको एंटी कोएनर्जेनिक कहते हैं, या म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ड्रग की कैटेगरी की बात करें तो ये जो है वो पैरासिम्पैथोलाइटिक होता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के जो है वो अगेंस्ट काम करता है। एंटी स्पाज्मोडिक होता है, एंटी स्पाज्मोडिक मतलब स्पाज्म को बनने से रोकता है, कहीं पे भी ऐठन बन रही है, स्पाज्म बन रहा है तो ये स्पाज्म के अगेंस्ट काम करता है, तो ये एंटी स्पाज्मोडिक होता है। माइडेट्रिक होता है, ठीक है। माइडेट्रिक मतलब जो ड्रग्स हमारी प्यूपिल को जो है वो डायलेट कर देती है उसको हम बोलते हैं माइडेट्रिक, ठीक है। एक होता है म्यूट्रिक, एक होता है माइडेट्रिक, तो ध्यान रखना एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आता है माइडेट्रिक ड्रग्स जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जहां कहीं भी मैं रेड लाइन से जो है वो कर दूं या रेड लाइन से गोला मार दूं, उस चीज को कंठस्थ याद रखना। बाकी चीजें आपको याद रही नहीं रही, पर ये जरूर चीजें जो है वो ध्यान में रखना। क्लियर। एंड एंटीडोट, ये एंटीडोट के रूप में भी जो है वो काम करता है, ठीक है। जो ऑर्गेन फॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ओरली, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या ऑप्थेल्मिक जो है वो दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से जो है वो कार्य करता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक सिंपल है। ये क्या करता है कि जो हमारे पास में एसिटाइल कोलाइन है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और एसिटाइल कोलाइन जो है वो हमारे पास में एक न्यूरो रिसेप्टर है, और वो एसिटाइल कोलाइन जो है वो न्यूरो रिसेप्टर है, और वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट शो करता है। अगर आपने मेरी जो है वो नर्वस सिस्टम वाली क्लास ली है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बहुत डिटेल से जो है वो समझाया था कि शेर आ जाएगा, और शेर आने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। वो हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एड्रेनल इफेक्ट। चलो वहां पे भी नहीं देख रहे हो तो जस्ट जो है वो हमारे पास में जो एड्रेनल ग्लैंड मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे जाके देख सकते हो। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वहां पे किया था। तो ये क्या करता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है ना उसको रिड्यूस करता है। क्लियर। एट्रोपिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलाइन एट द म्यूस्केरिन रिसेप्टर, ये म्यूस्केरिन रिसेप्टर पे जाके जो है वो एक्ट करता है। और क्या क्या चीजें करता है, इन द हार्ट, स्मूथ मसल्स, हार्ट पे अटैक करेगा, स्मूथ मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो एक्ट करेगा। समझ में आ गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इतना ही ध्यान रखो, ये एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन के जो इफेक्ट है उसको खत्म करता है या उसको जो है वो रिड्यूस करता है। और ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, हार्ट पे करेगा, स्मूथ मसल्स पे करेगा, ग्लैंड पे करेगा और नर्वस सिस्टम पे करेगा। अब देखो ये इस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें हो इफेक्ट होगी।
क्या क्या करेगा, सबसे पहले ये इंक्रीज हार्ट रेट करेगा, ठीक है। हार्ट पे जाके जैसे अटैक करेगा, एसिटाइल कोलिन तो क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, यानी कि टेकिकार्डिया करेगा बाय ब्लॉकिंग वेगल स्टिमुलेशन ऑफ एसे नोड, यानी कि जो वेगस नर्व है, ठीक है, वेगस नर्व जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, और वेगस नर्व ही एक ऐसी होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट शो करती है, बाकी सारे के सारे सिंपैथेटिक इफेक्ट शो करती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज जो है वो भी ध्यान रखना, तो ये वेगल स्टिमुलेशन को जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, उसको ब्लो कर देता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सेकंड, डायलेशन ऑफ द पिपल, यानी कि माइडरेसिस जो है वो करवाता है, पिपल को जो है वो डायलेट कराता है। कैसे डायलेट कराता है, बाय प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्पिंक्टर्स, यानी कि जो आइरिस स्पिंक्टर्स थे जो हमारे पास में प्यूपिल को रिलैक्स छोड़ते हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद जो प्यूपिल है उनको डायलेट करता है। एंड डिक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, जितने भी हमारे पास में ग्लैंड्स है, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो म्यूकस ग्लैंड हो, कोई सी भी ग्लैंड हो, उनके सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक वाली तो क्या करते हैं, सिक्रेशंस को इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हाथी आ जाए या फिर शेर सामने आ जाए तो क्या होगा, गला सूख जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। एक तरीके से कहा जाए कि ये जो एड्रेनलिन इफेक्ट है ना, उस तरीके से ये सारे काम करता है। एड्रेनलिन भी हमारे पास में जो है वो क्या करेगा, प्यूपिल का डायलेशन करवाएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, एंड ग्लैंड के सिक्रेशंस को जो है वो डिक्रीज करेगा। एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन करेगा। आदमी शेर को देखते ही गीला पीला हो जाता है, तो वो स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन करवाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने कहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन उसके बाद हमारे पास में जो है वो यूजेज एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीजें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ये एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दर्शाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, एंड सिक्रेशन से इंक्रीज कर देता है, और मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करके रखता है। तो ये उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये क्या क्या करवाएगा, अगर एट्रोपिन दे दोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। तो किसी क्लाइंट की अगर हार्ट रेट डिक्रीज है तो एट्रोपिन दे देते हैं। किसी क्लाइंट की प्यूपिल डायलेट नहीं हो रही है तो हम एट्रोपिन दे देते हैं। किसी क्लाइंट का जो है वो सिक्रेशंस जो है वो हमें डिक्रीज करवाना है, ठीक है, ओटी के टाइम पे, एनेस्थेसिया के टाइम पे, तो हम उसको एट्रोपिन दे देते हैं। और स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करवाना है तो हम एट्रोपिन दे देते हैं। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकाइनेटिक्स। ये चीजें मैं यही बता रहा हूं, इसी में फार्माकाइनेटिक्स, बाकी में हम नहीं बताएंगे। दो वर्ड आते हैं, एक फार्माकाइनेटिक्स आता है और एक जो है वो फार्माडायनेमिक आता है। दोस्तों फार्माकाइनेटिक और फार्माडायनेमिक दोनों में ही जो हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एमिडोरान में आता है, जहां पे मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक होता है कि ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके क्या क्या काम कर रही है, वो होता है फार्माडायनेमिक, यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो हमारे पास में फार्माकोडायनेमिक है। सेकंड आगे फार्माकाइनेटिक। फार्माकाइनेटिक्स है कि हमारी बॉडी उस ड्रग्स के अगेंस्ट क्या क्या कर रही है, या क्या क्या किस तरीके से कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे फैला रही है, कैसा उसका मेटाबॉलिज्म करती है, कब उसको बॉडी से बाहर निकाल रही है, वो हो गया हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो जैसे हम बात करें इसका एब्जॉर्वेशन, इसका रैपिडली एब्जॉर्वेशन ओरल, आईएम और आईवी कैसे भी दे दो, इसका सडनली और इमीडिएटली जो है वो एब्जॉर्वेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्रॉस ब्लड बैरियर को जो है वो क्रॉस कर जाती है, और साथ के साथ प्लेसेंटा को भी जो है वो क्रॉस कर जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो है वो इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, लीवर में होता है। तो लीवर मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन कब होता है, 60% जो है वो यूरिन के द्वारा जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। और हाफ लाइफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स जो है वो इसकी हाफ लाइफ है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है थेरापेटिक यूज ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको डिटेल से पढ़ो, फिर आप बादशाह बन जाओगे दोस्तों मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आपको सारी ड्रग्स यूँ हो जाएगी, किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि खुद का क्लिनिक खोलने की जो कैपेसिटी होती है वो तभी आ पाती है जब सारी ड्रग्स आपके टिप्स पे होती है, उसका यूजेज पता है, ठीक है। तो थेरापेटिक ड्रग्स यूजेज ले लेते हैं एट्रोपिन का। एट्रोपिन का क्या क्या यूजेज है, पहला हम ले लेते हैं दोस्तों कार्डियक यूजेज। कार्डियक यूजेज क्या है, फटाफट चलिए। कार्डियक यूजेज है, ये क्या करता है कि ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन में दी जाती है, और ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में दी जाती है तो ये हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर आपने ओटी आईसीयू के अंदर काम किया है या आईसीयू के अंदर काम किया अगर किसी क्लाइंट की हार्ट रेट जो है वो 50 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाती है तो हम उसको एट्रोपिन दे देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बहुत समय पहले तक जो है, ठीक है, आजकल तो ठीक है एडीआर को काम में लेने के एट्रोपिन का यूज कम होने लगा, लेकिन जब बीएलएस और एसीएलएस सीपीआर जब दिया जाता है, जब शुरू की स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने नर्सिंग के टाइम पे गया था 2004-5 के अंदर जो है वो डायरेक्ट एट्रोपिन इंट्राकार्डियल दिया जाता था। लंबी एलपी वाली नीडल आती थी, सीधा हार्ट के अंदर जो है वो एट्रोपिन को डायरेक्ट दिया जाता है एसिस्टोल की कंडीशन में, ठीक है। और
हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में भी जो है वो एट्रोपिन दिया जाता है। तो फटाफट ले लेते हैं कार्डियक यूजेज में क्या क्या आएगा। सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में जाएगी। ब्रेडिकार्डिया इन द सेंस स्लो हार्ट रेट। कितनी हार्ट रेट? 60 बीट्स पर मिनट से भी कम आ जाती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेडिकार्डिया। एट्रोपिन इंक्रीज हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द एसए नोड, ठीक है, यानी कि वेगल स्टिमुलेशन को जो है वो स्टॉप करता है, एसए नोड को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में दी जाती है। ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से जो है वो कम हो जाना। सेकंड आता है एसिस्टोल, यानी कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल हार्ट काम ही नहीं करा उस कंडीशन में, तो यूज इन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS में जो है वो काम में लेता है। रिस्टोर हार्ट फंक्शन, हार्ट फंक्शन को जो है वो वापस से रिस्टोर, या हम कहें कि हार्ट को जो है वो वापस से फंक्शनल करवाने के लिए जो है वो दिया जाता है। लास्ट आता है एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों इसको, हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में जाता है। इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, हार्ट ब्लॉक के केसेस से जो है बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये तो हो गया कार्डियक यूजेज। सेकंड आ जाता है ऑप्थेल्मिक यूजेज। ऑप्थेल्मिक यूजेज क्या है, ये क्या करता है, हमारे पास में प्यूपिल को डायलेट करता है। तो जो भी कोई सर्जरी करवानी है या कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में हम जो है वो एट्रोपिन देते थे, क्योंकि ये प्यूपिल डायलेशन करवाता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है और जो विजन है उसमें हेल्प कर देता है। तो सबसे पहला इसका गया माइड्रेट्रिस। माइड्रेट्रिस आ गया दोस्तों, प्यूपिल डायलेशन करवाता है। यूज इन आई एग्जामिनेशन फॉर टेम्परेरी डायलेशन ऑफ पीपल। हमें आई का एग्जामिनेशन करना है, हमें पीपल को कुछ समय के लिए डायलेट करके रखना है, तो हम एट्रोपिन देते थे। यूजेज में हर एक लाइन आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों साइक्लोपीजिया। साइक्लोपीजिया कि सीलियर मसल्स जो है वो पैरालिसिस। अगर सीलियर मसल्स में जो है वो पैरालिसिस हो गया है और अकोमोडेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो इसको देते हैं। नेक्स्ट यूआइटिस एंड आयराइटिस। यूआइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूएल एंड आयराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आयरिस, ठीक है। तो उन दोनों की इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जब पेन होता है तो उस पेन को रिड्यूस, पेन एंड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, और स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एट्रोपिन देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंटी स्पाज्मोडिक होता है। नेक्स्ट एनेस्थेसिया एंड सर्जरी। एनेस्थेसिया एंड सर्जरी में कैसे, ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशंस या ग्लैंड को जो है वो सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। अब आपको पता है कि जब सर्जरी में जो है वो सलाइवा म्यूकस को जो है वो डिक्रीज करना है, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियल सिक्रेशंस कम करना है, म्यूकस सिक्रेशंस कम करना है, तो सर्जरी से पहले हम जो है वो देते हैं। एनेस्थेसिया के टाइम पे भी जो है वो देते हैं। साथ के साथ ये ब्रेडिकार्डिया से भी प्रिवेंट करता है। आपको पता है एनेस्थेसिया या सर्जरी की जो हो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, तो ब्रेडिकार्डिया से भी जो है वो प्रिवेंट करता है। क्लियर। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन लाइक रिड्यूस सलाइवा, म्यूकस एंड ब्रोंकियल सिक्रेशंस बिफोर सर्जरी एंड प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, यानी कि प्रिवेंट बाय ड्रॉप इन हार्ट रेट एंड सर्जिकल प्रोसीजर। जो भी सर्जिकल प्रोसेस है वहाँ पे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो सकती है। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हमारे पास में एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेशंस को भी कम कर रही है, ताकि ब्रोंकियस जो है वो हमारे पास में बिल्कुल क्लियर रहे, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा ना हो, म्यूकस एस्पिरेशन के चांसेस कम हो और ब्रेडिकार्डिया में भी पेशेंट ना जाए। एक लाठी से जो है वो दो शिकार हो रहे हैं। तीसरी आ जाती है हमारे पास में दोस्तों पॉइजनिंग एंड ओवरडोज मैनेजमेंट। पॉइजनिंग और ओवरडोज मैनेजमेंट में भी जो है वो दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कंडीशन में जो है वो एट्रोपिन दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेरस में जो है वो एट्रोपिन क्यों दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है दोस्तों। ये क्या करता है कि जो एब्जॉर्वेशन है, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो किसान लोग जो है वो एल्ड्रिन वगैरह इंसेक्टिसाइड्स जो है वो पी लेते हैं, उस कंडीशन में एट्रोपिन बहुत लार्ज क्वांटिटी में आईवी जो है वो एट्रोपिन दिया जाता है, उससे भी पेशेंट को जो है वो बचाया जा सकता है। तो देन ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्मेट पॉइजनिंग कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। एट्रोपिन काउंटर एक्ट ऑफ एक्सेसिव मिस्कैरेनिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक्सेसिव सलाइवा, ब्रोंकियोस्पाज्म एंड ब्रेडिकार्डिया, ये काउंटर एक्ट करते हैं, ठीक है। देन गिव हाई डोज ऑफ अंटिल सिम्टम्स ऑफ इम्प्रूव, यानी कि हाई डोज क्वांटिटी में जो है वो एट्रोपिन दी जाती है जब तक कि सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव ना हो। एंड मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है, मशरूम पॉइजनिंग में भी जो है वो ये दिया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसे आती है जो कि मशरूम जो है वो किस पे एक्ट करते हैं, मिस्कैरिनेस पे जो है वो एक्ट करते हैं। तो मिस्कैरिनेस कंटेनिंग मशरूम जो आते हैं, ठीक है, तो मशरूम पॉइजनिंग होते हैं, उस कंडीशन में भी हम जो है वो एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, उसमें क्या होता है दोस्तों, स्पाज्म बनते हैं, ठीक है, स्पाज्म बनेंगे। अब ऑलरेडी वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो चुका है, ऑलरेडी जो है वो सारी म्यूकोसा सब म्यूकोसा सारी डैमेज हो चुकी है। अब सोचो कोई घाव बना हुआ है, बड़ा घाव बना हुआ है, और वहां पे मसल्स का जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होगा या स्पाज्म बनेंगे, तो वहां पे सीवियर पेन होता है। तो
तो उस कंडीशन में भी हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एट्रोपिन जो है वो एंटी स्पाज्मोडिक होता है, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें क्या कहता है, रिलीव इंटेस्टाइनल स्पाज्म और पेन, ये पेन और स्पाज्म को जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी जो है वो दी जाती है। ये क्या करता है, स्टोमच एसिड सिक्रेशंस को जो है वो रिड्यूस करता है, बट ये रेयर केस में आता है। बेसिकली प्रेफर चॉइस जो है वो हमारे पास में पीपीआई एंड H2 एंटागोनिस्ट जो है वो होते हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिक ब्लैडर और यूरिनरी इनकंटिनेंस में भी जो है वो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है रिलैक्स ब्लड मसल्स, ब्लैडर मसल्स की जो है वो हेल्प, मसल्स को जो है वो रिलैक्स करता है। नेक्स्ट आ गया न्यूरोलॉजिकली एंड रेस्पिरेटरी यूजेज, न्यूरोलॉजिकली और रेस्पिरेटरी में भी जो है वो यूजेज है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंसंस में क्या यूजेज है, पार्किंसंस में क्या करता है, जैसे आपको पता है कि पार्किंसंस में मेन साइन सिम्टम्स क्या है, रिजिड फेस हो जाता है, मसल्स रिजिडिटी आती है, ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है वो हम एट्रोपिन देते हैं, इसको एजुएंट थेरेपी के रूप में काम में लेते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस ट्रेमर एंड रिजिडिटी बाय ब्लॉकिंग कोलिनर्जिक एक्टिविटी, यानी कि ये ट्रेमर्स को जो है वो रिड्यूस करता है। एंड ब्रोंकियोस्पाज्म, ठीक है, अस्थमा की कंडीशन में, सीओपीडी कंडीशन में आपको पता ही है कि ब्रोंकियोस्पाज्म बन जाते हैं, तो ये ब्रोंकियोस डायलेट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये ब्रोंकियोस डायलेटर होता है। तो सीओपीडी और अस्थमा कंडीशन यानी कि रेस्पिरेटरी में भी जो है वो इसका यूजेज है। क्लियर है? कार्डियक यूजेज हमने पढ़ लिया, ऑप्थेल्मिक यूजेज हमने पढ़ लिया, देन उसके बाद डाइजेस्टिव यूजेज पढ़ लिया, पॉइजनिंग का यूजेज पढ़ लिया, न्यूरोलॉजिकली यूजेज पढ़ लिया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ड्रग्स के बारे में मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एंड यूजेज और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एडवर्स इफेक्ट है या फार्माकोकाइनेटिक है, अगर आपको 1 सेकंड के लिए याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन उनमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी है, और वो याद होना भी चाहिए दोस्तों। जब ये सारी ड्रग्स आपको याद हो जाएगी ना, तो एक अलग लेवल का आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। या जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करें वो इंडिविजुअल जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारी ड्रग्स के बारे में जो है वो पता हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में ब्लॉक करता है किसको, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, देखो पहली चीज जेरोस्टमी आएगा, यानी कि ड्राई माउथ आएगा। अच्छा, कोई भी साइड इफेक्ट याद करने का सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर आपको यूजेज पता है तो साइड इफेक्ट आप बहुत अच्छी तरीके से, ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज करेगा। अब म्यूकस सिक्रेशंस डिक्रीज होगा तो माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वेरी गुड, ड्राई माउथ हो गया। एंड ब्लड विजन ऑफ फोटोफोबिया, ब्लड विजन एंड फोटोफोबिया होगा। क्यों होगा दोस्तों फोटोफोबिया, क्यों होगा, ज्यादा रोशनी जाएगी जिसकी वजह से फोटोफोबिया होगा। ज्यादा रोशनी क्यों जाएगी, क्योंकि पुपिल डायलेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट आ गया ड्यू टू पुपिल डायलेशन। एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास में क्या होता है कि जो मसल्स को जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन करके रखता है, ठीक है। मोटिलिटी को जो है वो रिड्यूस कर देता है ड्यू टू रिड्यूस गस्ट मोटिलिटी, जो क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या करता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज करता है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट या पेरिस्टैटिक मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज करता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट काम करता है। तो ये क्या करेगा, मोटिलिटी को जो है वो डिक्रीज करेगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन अंदर ही अंदर बढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्फिंक्टर को रिलैक्स नहीं होने देंगे। टेकिकार्डिया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में दी जाती है, मतलब बीपी को, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो टेकिकार्डिया हो सकता है। एंड फ्लश्ड स्किन एंड डिक्रीज स्वेटिंग, आपको पता है कि म्यूकस सिक्रेशन, स्वेट ग्लैंड का जो है वो सिक्रेशन कम होता है, तो डिक्रीज स्वेटिंग होगा। कहीं रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने यूजेज सही तरीके से पढ़ लिए तो सारी चीजें आपके पास में जो है वो कंठस्थ हो गई है। देन आ जाता है हमारे पास में सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, हाई डोज से क्या होगा, हेलुसिनेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिलेरियम हो सकता है, या रेस्टलेसनेस हो जाएगा। तो हाई डोज से हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस एंड डिलेरियम होगा। एंड एक्यूट ग्लोकोमा का अटैक जो है वो हो सकता है। ये चीज जो है वो ध्यान रखना कि एक्यूट ग्लूकोमा का जो है वो अटैक देखने को मिल सकता है। कैसे, ड्यू टू पुपिल डायलेशन, इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ठीक है। जब प्यूपिल डायलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों कि वहां पे जो एंटीरियर है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। एक्यूट ग्लूकोमा अटैक जो है वो देखने को मिलेगा। एंड हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया होगा जिसको हम एट्रोपिन फीवर के नाम से भी जानते हैं, वो होगा ड्यू टू इम्पेयर्ड स्वेटिंग। स्वेटिंग जब नहीं होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया।
अब आता है हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ एट्रोपिन ओवरडोज। एट्रोपिन ओवरडोज हो जाएगा तो क्या मैनेजमेंट होगा? तो दोस्तों एंटीडोट आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड फाइस्टिग्मिन। ये मैंने ऑलरेडी जो बता दिया था, एट्रोपिन का जो है वो एंटीडोट क्या होता है दोस्तों? फियोस्टैग्मिन होता है, ठीक है। एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैं भी यहाँ क्लियर करता हूँ। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जैसे किसी को टेम्परेचर ज़्यादा रख रहा है तो हम उसको पैरासीटामोल दे देंगे, किसी को वोमिटिंग आ रही है तो हम उसको एंटी एमेटिक दे देंगे, किसी को जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक, मतलब अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम जो है वो ट्रीट करेंगे, उसको बोल देंगे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अब उसके बाद में आता है दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस, किस कौन सी कंडीशन में हम एट्रोपिन नहीं दे सकते और क्या क्या सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। तो पहला आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डू नॉट यूज इन दीज कंडीशन, यानी कि नीचे वाली कंडीशन जो दी गई उसमें जो है वो हम एट्रोपिन को यूज नहीं ले सकते। पहला आ गया दोस्तों ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर जो है वो एट्रोपिन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्योंकि एट्रोपिन तो खुद जो है वो हमारे पास में इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है, और इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होना क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लूकोमा कहलाता है। ये अलग बात है कि ओपन क्लोजर 2-3 टाइप 4 टाइप के जो है वो ग्लूकोमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन एट्रोपिन हमारे पास में इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो ग्लूकोमा की कंडीशन में कभी भी जो है वो एट्रोपिन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बीपीएच, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एट्रोपिन यूरिनरी रिटेंशन करवाता है, यूरिन को रोक के रखता है, हमारे मसल्स को जो है वो कंट्रोल कर देता है, और बीपीएच में ऑलरेडी हमारे पास में जो है वो यूरिन नहीं निकल पा रहा। तो एक तो बीपीएच की वजह से यूरिन नहीं निकल पा रहा, एक एट्रोपिन जो है वो यूरिन को नहीं निकलने दे रहा, तो उसकी वजह से रोस यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, यानी कि चाहते हुए यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस में भी जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक, सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कंडीशन हो अगर मास्थेनिया ग्रेविस है, और लेकिन उस क्लाइंट ने अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग लिया है तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं देते, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, मसल्स जो है वो वीकनेस करवाएगा। अब ये भी रिलैक्स करवाता है, मास्थेनिया ग्रेविस में भी रिलैक्स होती है, तो फाइनली जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक अगर सीवियर टेकिकार्डिया है, तो सीवियर टेकिकार्डिया है या अरेथमिया है, उस कंडीशन में भी एट्रोपिन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तो और ज़्यादा टेकिकार्डिया करवाता है। ब्रेडिकार्डिया में दे सकते हैं, टेकिकार्डिया में नहीं देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करता है, फिर ज़्यादा हो जाएगी। प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? तो प्रिकॉशंस के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ, इसमें सभी ड्रग्स में ध्यान रखना। एल्डरली पीपल है उसमें नहीं देते हैं, जो प्रेगनेंसी लेडी है उसमें बिल्कुल सावधानी से देते हैं, और बच्चों में ड्रग्स का यूज जो है वो सबसे कम लिया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज एडल्ट पेशेंट, जो पेशेंट ओल्ड एडल्ट है उनमें इसका यूज नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये आगे कंफ्यूजन, डिजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो करवाता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर है उसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस कर जाता है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा तो इसके साइन सिम्टम जो है वो किस में देखने को मिलेंगे दोस्तों? बच्चों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन को भी क्रॉस कर जाता है, बैरियर को भी, और प्लेसेंटा को भी एट्रोपिन जो है वो क्रॉस कर जाती है। और बच्चों में भी जो है वो ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ये हाइपरथर्मिया करवाता है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। अब जब पसीना नहीं निकलेगा तो हाइपरथर्मिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन की बात करें तो एट्रोपिन की जो है वो लाइफ सेविंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि क्रिटिकल यूजेज होता है कार्डियोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, एनेस्थेसियोलॉजी में एंड टॉक्सोलॉजी, जो कि सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज वाइडली मस्ट यूजेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथोलॉजिक इफेक्ट विच कैन कॉज सीवियर साइड इफेक्ट इफ मिस यूज। अगर मिस यूज किया गया तो सीवियर साइड इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकता है। ये हमारे पास में जो है वो पहली ड्रग्स होगी। अब हम लेते हैं सेकंड ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, फिर फिफ्थ लेंगे। एक दिन के अंदर हम जो है वो 5 ड्रग्स देखेंगे। अभी हम थोड़ा और तेज चलेंगे, पहली क्लास को तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, अब हम जो है वो थोड़ा सा तेज चलेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आपने देखा होगा एस्पिरिन देखा होगा, या जिसको हम जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, अदर नेम ऑफ एस्पिरिन दैट इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो याद रखना। इट इज़ अ वाइडली यूज इन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये NSAID की जो है वो ड्रग्स होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसकी भी फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई। तो एस्पिरिन जो है वो NSAID ड्रग्स है, या इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना दोस्तों। और आपने देखा होगा कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो है वो काम में आती है। आपने देखा होगा इकोस्प्रिन देते हैं या एस्पिरिन देते हैं,
कार्डिक वाले मरीज को, तो वही एस्पिरिन हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है 2 रिसेप्टर है, एक जो है हमारे पास में ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और दूसरा हमारे पास में जो है वो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। दोनों को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज वाइडली यूज फॉर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विथ एंटी प्लेटलेट। देखो ये एंटी प्लेटलेट कहती है। एनाल्जेसिक आपने देखा होगा, डिस्प्रिन नाम सुना होगा, जब सरदर्द वगैरह हो जाता है, खासतौर से माइग्रेन वाला सरदर्द होता है तो हम डिस्प्रिन देते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो हम देते हैं। एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि जो फीवर होता है उसमें भी हम जो है वो एस्पिरिन वगैरह जो है वो देते हैं। देन इट इज कॉमनली यूज फॉर पेन रिलीफ, ठीक है ना, फीवर रिडक्शन, इन्फ्लामेशन कंट्रोल एंड कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन, इसमें जो है वो काम में लिया जाता है। बेसिकली आपको पता है ये 1 बाय 1 करके पेन रिलीफ में भी देते हैं, NSAID ड्रग्स देते हैं, ठीक है, फीवर के लिए रिडक्शन के लिए भी, इन्फ्लामेशन कंट्रोल होता है, ठीक है, एंड कार्डियोवेस्कुलर आपको पता है जब MI वगैरह हो जाता है तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स एस्पिरिन ही देते, इकोस्पिरिन जिसको हम कह सकते हैं, इकोस्पिरिन 75 mg या 150 mg जो है वो देते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, आपको इतना ही याद रखना है। सब क्लास होगी उसकी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ड्रग की कैटेगरी एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी जो है वो प्लेटलेट होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल भी दिया जाता है, च्यूएबल टेबलेट भी आती है, एंट्रीकोटर टेबलेट भी आती है, रेक्टल भी आती है जिसको हम सपोजिटरी के माध्यम से देते हैं, एंड इंट्रावेनस भी जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेती है कि किस तरीके से जो है वो एक्शन करते हैं। तो देखो आपको 2 ही चीजें याद रखनी है दोस्तों, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है, ये वर्ड आप याद रख लो, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। 2 तरीके के जो है वो साइक्लो एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि कॉक्स फर्स्ट इनहिबिशन और कॉक्स सेकेंड इनहिबिशन। सीधा सीधा आपको याद रखना है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम फर्स्ट और साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम सेकंड। साइक्लोज ऑक्सीजनेज एंजाइम फर्स्ट जो है उसको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा होने से जो है वो रोकता है, और जो हम MI की कंडीशन में देते हैं वो हम यही देते हैं, कॉक्स फर्स्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को जो है वो रोकता है बाय रिड्यूसिंग थ्रोम्बिजिनेज A2 एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से जो है वो प्रोटेक्शन करता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से प्रिवेंट करता है, एंड स्ट्रोक से जो है वो प्रिवेंट करता है, एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज करता है, जो कि फिर अल्सर को जो है वो रिड्यूस करता है। तो ज़्यादा एस्पिरिन यूज करने से जो है वो हमारे पास में पेप्टिक अल्सर होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास में जो है वो रिड्यूस होगा, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास में अल्सर के, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आ गया कॉक्स इनहिबिशन 2, ये क्या करता है, रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर को, यानी कि कॉक्स फर्स्ट वाला तो जो है हमारे पास में एंटी प्लेटलेट एजेंट है, और कॉक्स सेकेंड जो है वो पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर को जो है वो रिड्यूस करता है। पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, डिक्रीजिंग द प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस को डिक्रीज करके जो है वो करता है। देन आ गया हमारे पास में थेरापेटिक यूजेज ऑफ एस्पिरिन। 1 बाय 1 कर लेंगे, पहले कार्डियोवेस्कुलर का ले लेंगे, फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन का ले लेंगे, देन उसके बाद फीवर का ले लेंगे, 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं दोस्तों कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन। यूज और मैकेनिज्म आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, ये एंटी प्लेटलेट एजेंट होते हैं। ये जो प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है उसको जो है वो अलग करते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट इकट्ठे करके MI के कंडीशन में जो है वो ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट जो है वो शो कर देती है। या हम कहें कि ये प्लेटलेट्स क्या करती है, इकट्ठा होकर जो है वो आर्टरी को ब्लो कर देती है, और फिर जो है वो डेंजर इफेक्ट शो हो जाते हैं। तो लो डोज एस्पिरिन देते हैं, 75 या 100 mg जो है वो पर डे दिया जाता है। 75 mg एस्पिरिन जो है वो बेसिकली दिया जाता है, आपने देखा होगा। इज यूज फॉर प्रिवेंशन फॉर हार्ट अटैक। जो क्लाइंट हार्ट अटैक आता है तो उसमें आपने लोडिंग जो देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एस्पिरिन भी देते हैं, क्लोपिडोल भी देते हैं, ब्रेलेंटा भी देते हैं, और ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो कंटिन्यूस लगा के रखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन इन पेशेंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उसमें स्ट्रोक प्रिवेंशन में भी जो हम ये देते हैं।
एंड प्रिवेंटिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी की कंडीशन में भी हम एस्पिरिन देते हैं, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में भी हम देते हैं आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, और जो क्लाइंट कंटिन्यूस जो है वो बेड रिडन होता है उनमें भी मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे ब्लड के वेसल्स के अंदर जो हो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डीवीटी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि कहीं पे भी क्लॉट फॉर्मेशन या कोई भी सब्सटेंस जो है वो कहीं पल्मोनरी में जाके अटैक जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसके लिए उस कंडीशन में हम जो है वो एस्पिरिन देते हैं। नेक्स्ट आ गया पेन रिलीफ, ऑफ कोर्स एनाल्जेसिक या इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए। बार बार मैंने बताया था कि प्लेटलेट को, पेन को, इन्फ्लामेशन को, फीवर को, ये सारे जो है हमारे पास में एस्पिरिन के इफेक्ट है। यूज टू माइल्ड टू मॉडरेट पेन इंक्लूडिंग, ठीक है, हेडेक होगा, टूथेक होगा या मसल्स पेन होगा, उसमें हम एस्पिरिन देते हैं। एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटेड आर्थराइटिस की कंडीशन के पेन को भी हम जो है वो देते हैं। गाउट में बहुत रेयर केस में जो है वो यूज में लिया जाता है, वैसे गाउट में जो है इसको नहीं देते हैं। नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन विद द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। एक्चुअली गाउट में जो है वो रिलीफ तो करता है, लेकिन जो यूरिक एसिड की वजह से जो गाउट हो रहा है, ठीक, गाउट किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के जो एक्सक्रीशन है उसमें जो है वो इंटरफेयर करता है इसकी वजह से। नेक्स्ट फीवर रिडक्शन, ठीक है, आपको बताया कि एस्पिरिन जो है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट जो है वो शो करती है, तो ये हाई फीवर की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है, स्पेशली जब इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है उस कंडीशन में। एंड बच्चों में जो है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करवाता है दोस्तों? रे सिंड्रोम करवाता है। ध्यान रखना, एस्पिरिन का मेन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड रे सिंड्रोम बच्चों में। और रे सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? रे सिंड्रोम के अंदर जो है वो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, ब्रेन एंड लीवर के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। ध्यान रखना, लिख लेना, ब्रेन एंड लीवर के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है बच्चों में, जिसको हम रेस सिंड्रोम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी यूजेज। एंटी इन्फ्लामेटरी यूजेज आपको बताया कि जब भी कहीं इन्फ्लामेशन होता है, खासतौर से रूमेटेड आर्थराइटिस, लूपस इरिथ्रोमेटिस या अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हम जो है वो एस्पिरिन देते हैं। देन कावासाकी डिजीज, इसमें हम हाई डोज में जो है वो एस्पिरिन IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ जो है वो बच्चों में देते हैं। लास्ट आ गया प्रिवेंशन ऑफ कोलन कैंसर। कोलन कैंसर में भी जो है वो प्रिवेंशन में भी हम जो है वो लो डोज एस्पिरिन जो है वो देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलोरेक्टल कैंसर को जो है वो रिड्यूस करता है। लॉन्ग टर्म लो डोज एस्पिरेशन यूज लिंक्ड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर को भी जो है वो रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ गया एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो पहला आ जाता है हमारे पास में कॉमन साइड इफेक्ट, वो आ गया गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन क्यों करवाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है। जब म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज हो गया तो गैस्ट्रिक जो है वो इरिटेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। एंड इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट को जो है वो इकट्ठा नहीं होने देता, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी शो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और जो क्लाइंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसमें कभी भी जो है वो एस्पिरिन नहीं दी जाती है, ये भी जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इजी ब्रीथिंग एंड नोज ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है दोस्तों? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड अल्सर जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से याद रखना, क्यों मिलेंगे अल्सर वगैरह? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि म्यूकस सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज है। नेक्स्ट इरिटेट द स्टोमक लाइनिंग लीडिंग टू अल्सर एंड हाई रिस्क विद एल्कोहल, कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड अदर एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट एल्कोहल ले रहा है या कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ले रहा है, उसमें अगर एस्पिरिन देते हैं तो और चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रे सिंड्रोम, इसको हमने अलग से ले लिया है। रे सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर लीवर फेलियर एंड ब्रेन स्वेलिंग होती है। लीवर एंड ब्रेन के अंदर जो है वो स्वेलिंग होती है, लीवर फेल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? रे सिंड्रोम। और मेन कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में एस्पिरिन का। अकर इफ एस्पिरिन इज गिवन चाइल्ड विद द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एस्पिरिन बच्चों को दे दी जाइए तो वहाँ पे जो है वो आपको रे सिंड्रोम देखने को मिलेगा। एस्पिरिन इज इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लो 18 ईयर्स अनलेस प्रिस्क्राइब फॉर द कावासाकी डिजीज। ठीक है, 18 साल के बच्चों में, 18 साल से कम बच्चों में जो है वो एस्पिरिन यूज में नहीं लेनी है। इसको अच्छी तरीके से याद रख लो, अदरवाइज क्या हो जाएगा दोस्तों? अदरवाइज रे सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर याद रखना।
नेक्स्ट आ जाता है एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा क्यों हो गया दोस्तों? ये क्या होता है कि बेसिकली जो है वो हमारे पास में म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास में जो ब्रोंकियो जो स्पाज्म जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अस्थमा क्रिएट होता है। कैन ट्रिगर ब्रोंकियो स्पाज्म, ये क्या करता है, ब्रोंकियो स्पाज्म को ट्रिगर करता है एंड सीवियर अस्थमा अटैक आ जाता है जिसकी इन सेंसिटिव इंडिविजुअल। मोर कॉमन इन पेशेंट विद नेजल पोलर्स एंड क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, यानी कि जो क्लाइंट नेजल पोलिप्स से या राइनोसाइनोसाइटिस से जो है वो सफर करें उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिक टॉक्सिसिटी, जिसको हम कहते हैं एस्पिरिन ओवरडोज। कई बार क्या होता है, अगर एस्पिरिन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में जो है बहुत सारे साइन सिम्टम्स आते हैं। किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया था उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इंक्लूडिंग रिंगिंग इन द ईयर्स, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मेन ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन का क्या होता है दोस्तों, रिंगिंग इन द ईयर, जिसको हम बोलते हैं टिंटस, ठीक है। टिंटस जो है वो देखने को मिलेगा, हमारे कान के अंदर जो है बिल्कुल घंटियां जो है वो बजना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जिस पे भी मैंने रेड लाइन लगा दी, अंडरलाइन कर दिया, उसको तो आप अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में डाल लो, ठीक है दोस्तों। एंड हाइपर वेंटिलेशन, कन्फ्यूजन, सीजर्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड कोमा, ठीक है। ये सारे सिम्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो एस्पिरिन ज़्यादा दे दिया या एस्पिरिन ओवरडोज कर दिया तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम एक्टिवेटेड चारकोल देंगे अगर उसने एस्पिरिन खाई है तो। अगर IV एस्पिरिन लिया है तो नहीं देंगे, ध्यान रखना। अगर एस्पिरिन की बहुत सारी गोलियां खाई है तो हम जो है वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक्टिवेटेड चारकोल दे देंगे। देन IV सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं टू एल्कलाइज यूरिन एंड इनहेंस एलिमिनेशन, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बहुत संख्या में जो बहुत मात्रा में जो है वो दिया जाता है। एंड हीमोडायलिसिस इन सीवियर केसेस, अगर IV तरीके से जो है वो एस्पिरिन ले लिया गया है तो हम उसको हीमोडायलिसिस के लिए जो है वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो होनी चाहिए, यानी कि कब जो है वो हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। तो एक्टिव GI ब्लीडिंग, अल्सर में जो है वो एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। एंड एस्पिरिन एलर्जी रिलेटेड टू NSAID हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी क्लाइंट को NSAID हाइपर सेंसिटिविटी है या एस्पिरिन से रिलेटेड एलर्जी है उसमें नहीं देते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो है वो एस्पिरिन नहीं दी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड जो है वो एस्पिरिन नहीं दी जाती है, लाइक हीमोफिलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्रेगनेंसी कंडीशन में, और प्रेगनेंसी कंडीशन में भी दोस्तों थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो है वो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। एंड चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी जो हम नहीं देते, अदरवाइज रे सिंड्रोम जो है वो हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो एस्पिरिन इज ए वर्सेटाइल एंड एसेंशियल ड्रग फॉर एंटी प्लेटलेट, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पायरेटिक इफेक्ट जो है वो शो करती है, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया। इट इज अ प्ले क्रूशियल रोल इन द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ऑफकोर्स कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के अंदर जो है वो मेन क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी MI का अटैक आता है तो हम सीधा सीधा जो है उसको एस्पिरिन दे देते हैं ताकि आगे ब्लड क्लॉट ना हो और MI के चांसेस जो है वो ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। एंड प्रिवेंशन रिक्वायर्ड कॉशन ड्यू टू इट्स रिस्क ऑफ GI ब्लीडिंग, रेस सिंड्रोम एंड एस्पिरिन सेंसिटिविटी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एड्रेनलिन, ठीक है। अब तक हमने जो है वो एस्पिरिन पढ़ लिया और एट्रोपिन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन बहुत सारे लोग जानते होंगे, या आपने अगर एड्रेनल क्लास मेरी वहाँ पे ली थी तो एड्रेनलिन को बहुत अच्छे तरीके से, जिसको हम एपिनेफ्रिन, जो कि मेडुला से जो है वो सीक्रेट होता है, एड्रेनल मेडुला से जो है वो सीक्रेट होता है। और इसका आपको पता है ये फंक्शन, ये सिंपैथेटिक इफेक्ट शो करता है, या हम सीधे शब्दों में कहें कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारे पास में जो है वो एड्रेनलिन रिलीज होती है। एड्रेनलिन का दूसरा नाम हो गया दोस्तों एपिनेफ्रिन। क्लियर है? अब सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या करता है, जैसे हमने कुछ देर पहले जो है वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, एट्रोपिन के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी के अपोजिट हो गया हमारे पास में सिंपैथेटिक। तो जैसे शेर आ जाए, शेर आने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है, या हम कहें कि लड़ने, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आती है, वो होती है हमारे पास में दोस्तों सिंपैथेटिक। तो वो सारे काम जो है वो ये करता है। अब आपको अगर मान लीजिए हार्ट रेट इंक्रीज करवाना है तो इसको दे सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद में अस्थमेटिक अटैक है उसमें हम दे सकते हो, ठीक है। और नेबुलाइजेशन ब्रोंकियल्स डायलेट करवाने हैं तो इसको दे सकते हो। क्लियर? तो रटना नहीं है, हर चीज़ को जो है वो समझना है। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं।
एड्रेनलिन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, इसको जो है वो एपिनेफ्रिन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, हमने जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा था उसमें 2 लेयर थी, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, ठीक है, उसके तो हमारे पास में 3 हार्मोन्स थे, ग्लूकोकॉर्टिकोल, मिनरलोकॉर्टिकोल्स और सेक्स हार्मोन्स। लेकिन जो मेडुला था उसमें हमारे पास में 2 हार्मोन थे, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो एड्रेनलिन इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। 2 पोटेंट सिम्पैथोमेटिक ड्रग्स एक्ट एज अल्फा एंड बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स। मैंने बताया ना ये किस तरीके से काम करते हैं, ये सिम्पैथोमेटिक ड्रग्स यानी कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट वाली ड्रग्स है उस तरीके से काम करते हैं। तो सिंपैथेटिक इफेक्ट में क्या क्या चीजें हो रही थी उसको हम लेते हैं। इट इज वाइडली यूज इन इमरजेंसी मेडिकेशन कंडीशन सच एज एनाफाइलेसिस, एनाफाइलेसिस कंडीशन में यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में यूज करते हैं, सीवियर अस्थमा में यूज करते हैं एंड हाइपोटेंशन कंडीशन में यूज करते हैं। फटाफट जो हो मैं रिवीजन करके आपको जो बताता हूं ताकि आगे की सारी चीजें जो हो वो क्लियर हो जाए। एनाफाइलेसिस कंडीशन में जैसे कैसे दोस्तों कि जब भी एनाफाइलेटिक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम जो है वो इसका एड्रेनलिन का देते हैं, एग्जाम में काफी बार आता है। कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, देन हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उस कंडीशन में हम एड्रेनलिन जो है वो देते हैं। एड्रेनलिन एट्रोपिन जो है वो कंबाइनेज सीपीआर में भी जो है वो दिया जाता है, आपने देखा होगा। सीवियर अस्थमा, जब अस्थमा सीवियर हो जाता है तो उसमें हम जो है नेबुलाइजेशन के रूप में भी और वैसे भी आईवी भी जो हम क्या करते हैं दोस्तों ड्रग्स देते हैं। एंड हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन इन द सेंस अगर बीपी कम हो जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार के हाइपोटेंशन में जो है हमारे पास में एड्रेनलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से जो है वो ये एक्शन करते हैं। तो ये 2 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, एक बीटा रिसेप्टर्स जो है वो होते हैं। एड्रेनलिन एक्शन इफेक्ट स्टिमुलेटिंग बाय एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स। पहला हम ले लेते हैं दोस्तों अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं दोस्तों कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाला कौन कौन सा पार्ट, वेजो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, स्वेलिंग वाला पार्ट हो गया, ये सारी चीज जो है वो कौन करवाता है, अल्फा 1 करता है। बीटा वाला क्या करवाता है, जो ब्रोंकियल डायलेस मसल सिलेक्शन वो सारा का सारा जो है वो बीटा रिसेप्टर्स जो है वो करवाते हैं। तो चलो 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहले ले लेते हैं हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि नेरो ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, अब वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाइपो कंडीशन की कंडीशन में भी हम देते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास में बीपी कम हुआ तो बढ़ाने के लिए हम एड्रेनलिन देते हैं। एड्रेनलिन क्या करेगा दोस्तों, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा तो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगी और बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट रिड्यूस म्यूकसल स्वेलिंग, यानी कि जो म्यूकस स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, यूज इन एनाफाइलेक्स एंड क्राउब्स। ठीक है, एनाफाइलिक कंडीशन में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, एनाफाइलेक्स में पूरी आंख नाक कान सारे जो है वो म्यूकस से भर जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो एड्रेनलिन देते हैं। एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, स्टॉप ब्लीडिंग में भी जो है वो काम में लेता है। यूज इन लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं तो हम उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये क्या करता है दोस्तों, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। वो तो क्या करता है हमारे पास में ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, करेंगे सारे के सारे सिंपैथेटिक काम ही, ठीक है, जो हमारे पास में सिंपैथेटिक हो रहा था करेंगे वही, लेकिन उस सिंपैथेटिक में कौन सा अल्फा करता है कौन सा बीटा करता है उसको हम ले लेते हैं। तो अल्फा वाले ने तो क्या किया दोस्तों, अल्फा वाले ने तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाया, बीटा वाला क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट करवाएगा, या इसको हम कहते हैं पॉजिटिव काइनेट्रोपिक इफेक्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एंड इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है, इसको हम पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में भी काम में लेते हैं। जिस क्लाइंट का कंटिन्यूस बीपी कम होता है तो उसमें एड्रेनलिन जो है वो चलाते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आ गया थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये क्या करता है दोस्तों, ब्रोंकियोडाइलेशन करवाता है, ठीक है, यानी कि एयरवे रिलैक्सेशन करवाएगा, और ये बेसिकली जो है वो अस्थमा या एनाफाइलेटिक कंडीशन में हम काम में लेते हैं। एंड वेजोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का जो है वो वेजोडाइलेशन करवाएगा, यानी कि ब्लड सप्लाई को जो है वो इंप्रूव करेगा फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या करता है दोस्तों, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि लड़ना और भागना दोनों कंडीशन में भी हमें जो है वो ग्लूकोज चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में जो हम देते हैं तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया कराता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया मतलब अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से भी जो है वो ग्लूकोज का निर्माण करना, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोजिनोलाइसिस। एंड इंक्रीज फैटी एसिड ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस करवाता है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे पास में एड्रेनलिन है वो सिंपैथेटिक वर्क करता है। सिंपैथेटिक मतलब हमारी जो चीज़ें, जैसे शेर आया, शेर आने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, ब्रोंकस डायलेट हुए, म्यूकस सिक्रेशन से डिक्रीज हुआ, देन रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, पेरिस्टलिक मोमेंट डिक्रीज हुआ। तो ये सारे काम करवाता है वो एड्रेनलिन करवाता है, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में चाहिए होता है। मसल्स को, स्केलेटल मसल्स में जो हो ज़्यादा ब्लड सप्लाई देता है ताकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो ये सारे काम जो है वो करवाता है, कौन सा, एड्रेनलिन करवाता है। अब इसके अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, कुछ ब्रोंकियोडायलेट करवाते हैं, कुछ वेजोडायलेट करवाते हैं, कुछ हमारे पास में जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, कुछ हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कुछ स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम करते हैं और ये सारे हमारे पास में जो है वो रिसेप्टर्स का फिनिश हो गया। नेक्स्ट, थेरापेटिक यूजेज ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का जो है वो थेरापेटिक यूजेज क्या क्या है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये सारे यूजेज आ गए हमारे पास में। पहला आ गया हमारे पास में एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस कंडीशन में भी जो हम, यानी कि सीवियर अगर एलर्जिक रिएक्शन होती है उसमें हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन को जो है हम काम में लेते हैं। इट इज़ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेटिक शॉक कॉज्ड बाय फूड एलर्जी, इंसेक्ट स्टिंग्स एंड ड्रग्स। किसी भी ड्रग्स की एलर्जी हो या इंसेक्ट की एलर्जी हो, इंसेक्ट के बाइट करने की एलर्जी हो या फूड की एलर्जी हो, उसमें हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन देते हैं। और आपने देखा भी होगा 1:10,000 का रेशियो जो है वो चलता है। डोजेज की बात करें तो 0.3 से लेकर 0.5 mg एवरी 5 to 15 मिनट्स जो हम देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करवाता है दोस्तों, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, रिसीवर हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकियोडाइलेशन, रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन द थ्रोट एंड फेस। ये सारी चीज़ें करता है। वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेंशन प्रिवेंट होगा। ब्रोंकियोडाइलेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज होगा एंड स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करेगा। तो जो फेस के अंदर आपने देखा होगा कि जब एलर्जी हो जाती है तो पूरा चेहरा जो है वो सूज जाता है, तो उस स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करता है। क्लियर होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया तो हाइपोटेंशन रिड्यूस हो गया, ब्रोंकियोडाइलेशन हो गया तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज हो गया एंड रिड्यूस स्वेलिंग हो गया तो थ्रोट एंड फेस पे जो है स्वेलिंग रिड्यूस होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में भी जो हम क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन देते हैं। और आपने भी देखा होगा जब CPR हम करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो एड्रेनलिन देते हैं। तो देन यूज व्हेन हार्ट स्टॉप ब्रीडिंग, एसिस्टोल कंडीशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है तो हम एड्रेनलिन देते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो IV देते हैं 1 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट्स दिया जाता है ड्यूरिंग CPR। और मैकेनिज्म की बात करें तो इंक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर एंड स्टिमुलेट द हार्ट टू रिस्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, यानी कि ये क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी में तो जो है वो परफ्यूजन इंक्रीज करता है। अब कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड सप्लाई होगी तो हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो एक तो ये करता है, दूसरा क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है रीस्टार्ट होने के लिए, यानी कि एक तरीके से उसके हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, सीवियर अस्थमा एंड ब्रोंकियोस्पाज्म। सीवियर अस्थमा और ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशन में भी जो हम क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन दिया जाता है। यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक व्हेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फेल, यानी कि जब नॉर्मल अस्थमा आता है, ठीक है, तो सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है, देन डेक्सामेथाजोन दिया जाता है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सीवियर अस्थमा की कंडीशन में हम जो है वो एड्रेनलिन देंगे। क्लियर। डोजेज की बात करें तो सबक्यूटेनियस या IM जो है वो दिया जाता है 0.3 से लेके 0.5 mg जो है वो एवरी 20 मिनट्स में जो है वो दिया जाता है, या नेबुलाइजेशन करवाते हैं एड्रेनलिन का। ये बेसिकली जो है बच्चों में दिया जाता है। ये क्या होता है, रीसिमिक एपिनेफ्रिन होता है जो कि यूज किया जाता है नेबुलाइजेशन के रूप में, और बच्चों में आपने जो है वो काफ़ी टाइम पे देखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोटेंशन एंड शोक।
हाइपोटेंशन और शॉक की कंडीशन में हम जो है वो एड्रेनलिन देते हैं। सीवियर लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हम जो है वो एट्रोपिन दिया जाता है। इवन पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में ये जो है वो जाना जाता है। अगर किसी क्लाइंट का कंटिन्यूस जो है वो बीपी कम हो रहा है या क्लाइंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो उस कंडीशन में हम जो है वो एड्रेनलिन देते हैं। यूज इन सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड ड्रग्स ओवरडोज रिलेटेड हाइपरटेंशन। अगर किसी क्लाइंट को सेप्टिक शॉक है या न्यूरोजेनिक शॉक है या ड्रग्स से रिलेटेड जो है वो हाइपोटेंशन है, उस कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। कितना देते हैं दोस्तों? इन्फ्यूजन होता है 0.5 से लेके 0.5 mcg पर kg पर मिनट जो है वो दिया जाता है। क्या मैकेनिज्म है इसके कार्य करने की? ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करेगा एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या करवाता है दोस्तों? लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो है वो लोकल एनेस्थेसिया के रूप में काम में लेते हैं। लोकल जो भी हमारे पास में जैसे यहाँ की ब्लड वेसल्स है, अगर वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हम एड्रेनलिन का जो है वो काम में ले सकते हैं। यूज इन लोकल एनेस्थेसिया, एडेड टू लोकल एनेस्थेसिया लाइक लिडोकेन टू प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग इन सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो है वो हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एडीआर का काम में ले सकते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में ऑप्थेल्मिक यूजेज, यानी कि आई में डालने के लिए कैसे किया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है? इंट्रा ओकुलर प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। इंट्रा ओकुलर प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है, तो ग्लूकोमा में हम जो है वो एडीआर काम में ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, उसको हम लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों, पैल्पिटेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। ट्रीमर्स आएंगे, एंजाइटी एंड हेडेक जो है वो देखने को मिलेगा। इंक्रीज हार्ट रेट, ऑफ कोर्स टेकिकार्डिया जो है देखने को मिलेगा एंड हाई ब्लड प्रेशर। जब आपको पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो ऑफकोर्स हाइपरटेंशन तो जो है वो होगा ही होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सीरियस एडवर्स इफेक्ट। क्या सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं? सबसे पहले चीज अरेथमिया एंड हाइपरटेंशन। देखो दोस्तों, एड्रेनलिन क्या करता है दोस्तों? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन जो है वो आ सकती है। हाई डोज कैन कोज डेंजरस हार्ट रिदम दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या फिब्रिलेशन एंड मॉनिटर ईसीजी ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। अगर आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो कंटिन्यूस जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग की जाती है। एंड मायोकार्डियल इस्चेमिया, हार्ट अटैक। किस तरीके से? एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रक्शन में रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट स्पेशली इन द पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्या करता है दोस्तों? बेसिकली कोरोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करवाता है। अब ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो उसके बाद जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो आगे जो है वो एमआई के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट सेरेब्रल हेमरेज करवाता है। सेरेब्रल हेमरेज क्यों दोस्तों? अगर हाइपरटेंशन होगा, जब मैंने सीवीए पढ़ाया था, ठीक है, ब्लूड सीरीज के अंदर ही पढ़ाया था, सीवीए पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सीवीए का मेन कोजेज जो है वो हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेन के अंदर। देन टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस कैसे दोस्तों? इफ आईवी एड्रेनलिन लीक इनटू द टिश्यू, अगर आईवी एड्रेनलिन जो हम दे रहे हैं अगर वो टिश्यू में चला जाता है तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा और नेक्रोसिस करवा देगा। क्लियर है? कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों एड्रेनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन जो है वो एक लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जो कि यूज में ली जाती है एनाफाइलेसिस, कार्डियक अरेस्ट, सीवियर अस्थमा एंड स्ट्रोक की कंडीशन में। इट एक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रोंकियो डायलेशन होगा। क्लियर है? फोर्थ वन आ जाती है दैट इज कॉल्ड एमिडोरान। ठीक है, चौथी हमारे पास में आ गई दोस्तों एमिडोरान और उसके बाद एसी इनहिबिटर करके हम इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें, अच्छा एमिडोरान में आपको मैं एक ही चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में अरेथमिया को जो है वो कंट्रोल करती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके हाफ लाइफ के बारे में, यानी कि इसकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि आप अगर यहाँ से भी दोगे तो भी इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया कि
के द्वारा भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो ड्रग्स यहाँ तक जाएगी। एक्चुअली इसकी हाफ लाइफ 0.6 सेकंड मानी गई है, या हम कहें 0.6 सेकंड से कुछ बुक्स जो हो वो 10 सेकंड्स तक ही माना गया है। मतलब 10 सेकंड्स तक अगर वो वहाँ तक पहुँच गई तब तक तो ठीक है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। तो इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हो वो अलग से कैनुला लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ से लगा के देन उसके बाद ट्राइवे लगाया जाता है, और देन 1 2 3 बोल के जो हो एक जना एडिनोसिन डालता है, दूसरा जो है वो IV फ्लूइड डालता है, ताकि तुरंत जो है वो हार्ट तक पहुंच जाए। यही इसका मेन जो है वो पर्पज है, मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एमिडोरान की। बाकी इसमें इतना डिटेल से नहीं जानना है, बाकी डिटेल से आपको याद नहीं भी रहे तो भी कोई बात नहीं, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई वो याद रहे देन सफिशिएंट है। एमिडोरान इज द क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, यानी कि एमिडोरान जो है वो क्लास 3 एंटी अरिथमेटिक जो है वो ड्रग होती है, जो कि यूज में ली जाती है ट्रीटिंग लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि VT एंड AF में जो है वो काम में ली जाती है। AT एंड VT में वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या एट्रियल टेकिकार्डिया अरिथमिया इस कंडीशन में ली जाती है। इट इज हाईली इफेक्टिव इन रिस्टोरिंग नॉर्मल हार्ट रेट but has multiple side effect due to complex pharmacokinetic effect on various organ system। ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो हाईली इफेक्टिव है हमारी हार्ट रेट को। अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो अरिथमिया की कंडीशन में आया है तो उसकी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, या हम कहें कि उसकी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको कम यूज में लिया जाता है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी अरिथमिक ड्रग जो है वो क्लास 3 की होती है। ये बेसिकली जो है वो पोटेशियम को ब्लो कर देती है। अब आपको पता ही है पोटेशियम क्या करता है दोस्तों, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो ये पोटेशियम को जो है वो ब्लो करने वाले चैनल हैं एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल टू रिफ्रैक्टिव पीरियड। सेकेंड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये ओरल और इंट्रावेनस जो है वो दी जाती है। थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो आपको पता ही है थेरापेटिक यूजेज में आपको 2 ही चीज़ें याद रखने हैं, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और एट्रियल टेकिकार्डिया, यानी कि टेकिकार्डिया कंडीशन में या अरिथमिया की कंडीशन में जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल अरिथमिया या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यूज टू वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना, VT एंड VF, ठीक है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो इसको दिया जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा तो सबसे पहले एमिडोरान देते हैं, और अगर एमिडोरान से भी सही तरीके से काम नहीं हुआ है तो फिर फाइनली हम जो है वो दोस्तों डिफिब्रिलेटर यूज में लेते हैं। एंड गिवन फोर्थ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एट्रियल अरिथमिया, मैंने कहा ना वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और एट्रियल अरिथमिया। एट्रियल फिब्रिलेशन एक होता है फिब्रिलेशन, एक होता है फ्लटर, ठीक है। टेकिकार्डिया से भी ऊपर की कंडीशन आती है दोस्तों फिब्रिलेशन, ठीक है। टेकिकार्डिया का होता है जब हार्ट रेट हमारे पास में 100 बीट्स पर मिनट से भी ऊपर चली जाती है, लेकिन हार्ट रेट हमारे पास में अगर 250 तक पहुंच जाए तो उसको हम बोलते हैं फिब्रिलेशन, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर 350 से भी ऊपर चली जाए हार्ट बीट, यानी कि हार्ट रेट 350 बीट्स पर मिनट से भी ऊपर चले जाए उसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर, और 250 से 350 के बीच में रहता है उसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। क्लियर? तो एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर हेल्प कंट्रोल रिदम व्हेन अदर ट्रीटमेंट फेल, ठीक है। जब बाकी अदर ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम जो एमिडोरान देते हैं। एंड प्रिवेंट रीअकरेंस सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है तो उस कंडीशन में हम देते हैं। नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट ACLS प्रोटोकॉल एडवांस कार्डियोवेस्कुलर लाइफ सपोर्ट, ACLS एडवांस कार्डियोवेस्कुलर लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल में भी जो हम देते हैं। ये कब देते हैं? यूज्ड इफ डिफिब्रिलेशन एंड एपिनेफ्रिन फेल इन VF और पल्सलेस VT। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डिफिब्रिलेशन से भी वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम एडिनोसिन जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल अरिथमिया, पोस्ट सर्जरी के बाद में जो है कई बार हार्ट सर्जरी के बाद में जो है वो अरिथमिया होता है, सडनली जो है वो हमारे पास में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो हम जो है एमिडोरान देते हैं। प्रिवेंट एरिथमिया आफ्टर हार्ट सर्जरी और कार्डियक इंटरवेंशन। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट है हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया होगा, स्लो हार्ट रेट। देखो अरिथमिया की कंडीशन में है तो फ्लटर और फिब्रिलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज है उस कंडीशन में दी जाती है, तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सीवियर एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है दोस्तों? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होगा जिसको हम कह सकते हैं लंग डैमेज। क्यों लंग डैमेज हो सकते हैं दोस्तों? इट कैन कोज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी कि लंग जो है वो स्कैरिंग हो जाएंगे।
लीडिंग टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफ एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड चेस्ट एक्सरे एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली या रेगुलरली जो है वो करते हैं। अगर किसी क्लाइंट को एमिडोरान चल रहा है या एमिडोरान थेरेपी उसको दी गई है तो उसको कंटिन्यूस जो है वो चेस्ट एक्सरे वगैरह जो है वो हम करवाते हैं। नेक्स्ट, थायराइड डिसफंक्शन, इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों कंडीशन में हमारे पास में जो है वो हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होते। अरिथमिया का मतलब सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज ही नहीं होता, अगर हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, वो भी एक अरिथमिया का जो है वो टाइप है। ठीक है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों कंडीशन में जो हम एमिडोरान देते हैं। कंटेंट आयोडीन विच कैन कोज हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि फटीग होगा, वेट गेन होगा एंड कोल्ड इंटोलेरेंस होगा। मैंने आपको बताया था हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास में बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो डिक्रीज होती है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। तो हाइपोथायराइडिज्म होगा तो फटीग होगा, वेट गेन होगा एंड कोल्ड इंटोलेरेंस होगा। हाइपरथायराइड होगा तो वेट लॉस होगा, क्योंकि बीमार ज्यादा होगी तो कुछ खाना जो है वो अंदर जमने ही नहीं देगा। ट्रेमर्स होगा एंड टेकिकार्डिया जो है देखने को मिलेगा। एंड थायराइड फंक्शनल टेस्ट यानी कि T3, T4, TSH, इसके अंदर जो है वो हमें ये सारी चीज़ जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर डैमेज। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये लीवर एंजाइम है हेपेटाइटिस की कंडीशन में जो है वो कोज करता है एंड रिक्वायर्ड जो है वो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस जो है वो LFT चेक करवानी होती है, क्योंकि लीवर पे जाके सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट डालता है। एंड ओकुलर टॉक्सिसिटी करवाता है, यानी कि आई प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, ब्लड विजन को जो है वो आगे इंक्रीज करता है एंड न्यूरोपैथी और विजन लॉस को भी जो है वो करता है। ये इसके जो है वो साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट आ गया कार्डियक इफेक्ट। कार्डियक इफेक्ट कैसे, इट कैन कोज क्यूटी प्रोलोंगेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉर्सस डी पॉइंट। टॉर्सस डी पॉइंट क्या है हमारे पास में, इसका अलग से हम जो है वो क्लास लेंगे। इसमें ये जो है वो हमारे पास में लाइफ थ्रेडिंग जो है वो अरिथमिया होता है। ठीक है, और स्किन डिस्कलरेशन, ब्लू ग्रे डिस्क पिगमेंटेशन हो जाता है, जो कि स्पेशली जो है वो सन एक्सपोर्ट, जहाँ पे भी जो है वो सूरज की किरणें आती है वहाँ पे स्किन जो है वो ग्रे ब्लूइश हो जाती है। ये भी इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट है। एंड नेक्स्ट आ गया न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, ट्रिमर्स, डिजीनेस, अटेक्सिया, ये सारे के सारे जो है वो एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास में एमिडोरान के। कंक्लूजन की बात करते हैं तो एमिडोरान इज द पावरफुल एंटी अरिथमिक ड्रग्स विच ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज but has severe toxic, required strict monitoring. It used to life-threatening arrhythmia, but it should be prescribed with caution due to long life and multiple organ side effect and drug interaction. बेसिकली एमिडोरान जो हम अरिथमिया की कंडीशन में देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो हो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको जो है वो कम यूज में लिया जाता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ACE इनहिबिटर। ठीक है, ACE इनहिबिटर जो हो किसके अंदर दिया जाता है, अगर आपने मेरी हाइपरटेंशन वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ACE इनहिबिटर जो है वो हाइपर कंडीशन की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। अब ये ACE इनहिबिटर कहाँ से आया, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट समझा देता हूँ, बार बार एक ही चार्ट के बारे में। रास मैकेनिज्म अच्छी तरीके से आपने रट लिया होगा, लेकिन फिर से बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है, किसी चीज़ को आप रटो मत। रास मैकेनिज्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये रास मैकेनिज्म है। ठीक है, तो रास मैकेनिज्म जो है वो कब एक्टिव होता है दोस्तों, रास मैकेनिज्म हमारे पास में एक्टिव होता है जब हमारे पास में BP जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे BP डिक्रीज होगा देन उसके बाद वो BP डिक्रीज होते हुए जो है वहाँ पे किडनी में जो है वो ब्लड कम जाएगा, किडनी के अंदर ब्लड कम जाएगा तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर भी जो हो ब्लड कम जाएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर जो हो ब्लड कम जाएगा तो ग्लोमेरुलस कर देगी कि भाई यहाँ पे तो ब्लड आ ही नहीं रहा। तो जैसे BP कम होगा देन वहाँ पे ग्लोमेरुलस से जो है वो एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम होता है वैसे तो, एंजाइम रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं रेनिन। जैसे रेनिन जो है वो रेनिन एंजाइम जो है वो निकला देन जो लीवर से सीक्रेट होने वाला था कौन सा, एंजियोटेंसिनोजन। नोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, बहुत बार ये रास मैकेनिज्म आ चुकी है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये किस में बदलेगा दोस्तों, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है वो बदलने के बाद ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये एक तो काम करेगा हमारे पास में ब्लड वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रक्शन कराएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। अब वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो BP जो है वो क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास में जो है वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है
तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या करेगा, ये सीधा एड्रेनल ग्लैंड पे जाके जो है वो एक्ट डालेगा। एड्रेनल ग्लैंड पे जाएगा तो वहां से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, और वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा दोस्तों, सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब सोडियम का भी और वाटर का भी, ठीक है, सोडियम का भी और वाटर का भी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का वो रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो फाइनली बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में बीपी इंक्रीज रहता है, उसी को तो हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस चेन को हमें तोड़ना होता है। अब चेन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्ट डालते हैं। तो ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, लंग से सीक्रेट हो रहा है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये तो हमने पढ़ा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देगा, इसको रोक देगा। अब मुझे बताओ कि अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बन गया, लेकिन ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था, उसको रोक दिया। अब ये इसको 2 में नहीं बदल पा रहा, 2 में नहीं बदल पाएगा तो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेटेड नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और बीपी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये होता है एसी इनहिबिटर, यानी कि इसको यहाँ पे ब्लो कर दिया, इसको ब्लो कर दिया तो आगे बीपी नहीं बढ़ेगा। यही एसी इनहिबिटर है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो चलो चलते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। सारा एक चार्ट में आपको समझ में आ गया। तो एसी इनहिबिटर आर ए क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मैंने बताया ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेडिकेशन है दैट लोअर ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या ये हमारे पास में जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो कि क्या करती है, हमारे पास में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको रोकती है, जो कि मैंने आपको चार्ट में अच्छी तरीके से बता दिया। दे आर वाइडली यूज फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं, हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। देन उसके बाद फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर है। मैकेनिज्म क्या होगी, एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, रोकता है। ड्रग कैटेगरी क्या होगी, फर्स्ट लाइन एजेंट है फॉर हाइपरटेंशन ड्रग्स और हार्ट फेलियर में फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो दी जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये ओरल भी दिया जाता है और आईवी भी जो है वो दिया जाता है। आईवी बहुत रेयर केस में दिया जाता है, ओरली सबसे ज़्यादा यूज में जाता है। जिस मेडिकेशन के पीछे भी लोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल लगा हुआ है वो सारे के सारे एसी इनहिबिटर है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से जो है वो वर्क करते हैं। पहला आ गया लोअर ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी को जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में वेजोडाइलेशन करवा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होगा तो जो ब्लड वेसल्स जो ऑलरेडी डायलेट थी वो डायलेट रह जाएगी और बीपी नहीं बढ़ेगा। सेकंड, रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यानी कि जो सोडियम और वाटर जो है रिटेंशन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे ये एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर न तो सोडियम रहेगा न वाटर रहेगा। जब सोडियम नहीं रहेगा, जब वाटर नहीं रहेगा तो बीपी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द हार्ट, यानी कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास में प्रीलोड और आफ्टर लोड को जो है वो रिड्यूस करता है, क्योंकि आगे जो है वो ब्लड ही नहीं आ रहा, न वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें। प्रोटेक्ट द किडनी, यानी कि रिट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे पास में एसी इनहिबिटर रिड्यूस ग्लोमेरुलस प्रेशर डायलेटिंग इफरेंट। क्यों? क्योंकि ये वहां पे जो है वो प्रेशर कम कर देते हैं, ब्लड का जो है प्रेशर कम कर दिया। नेक्स्ट, इंक्रीज ब्रेडिकाइनेस लेवल, यानी कि ये एसी इनहिबिटर जो है वो आल्सो ब्रेडिकाइनेस इसको जो है वो इंक्रीज कर देता है। और ये क्या होता है, ये वेजो डायलेटर होता है, तो उसकी वजह से भी जो है बीपी डिक्रीज होता है। थेरापेटिक यूजेज हम ले लेते हैं एसी इनहिबिटर का। फर्स्ट आ गया हमारे पास में हाइपरटेंशन। ऑफ कोर्स आपको पता है एसी इनहिबिटर्स की जो है मेडिकेशन दी जाती है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। इफेक्टिव टू लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो किसमें देते हैं, यंग एंड मिडिल एज के अंदर जो है वो दी जाती है एसी इनहिबिटर। देन उसके बाद हार्ट फेलियर की कंडीशन में ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब प्रीलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो एसी इनहिबिटर देते हैं। रिड्यूस आफ्टर लोड एंड प्रीलोड, इंप्रूविंग हार्ट फंक्शन। प्रीलोड एंड आफ्टर लोड मैंने हार्ट फेलियर की क्लास ली है, आप टीएनसी बुलेट सीरीज में जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। एंड कॉमनली कंबाइंड विथ बीटा ब्लॉकर्स डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक
इसके साथ भी जो है वो दे सकते हैं। वैसे इसकी निमोनिक्स में आपको बता देता हूँ दोस्तों, ABCD हाइपरटेंशन के लिए जो है वो ये 3 ड्रग्स है। ये होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अल्फा डायरेटिक, देन ये होता है बीटा ब्लॉकर्स, ये होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये होता है डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में अल्फा एंटागोनिस्ट या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये यंग एज में दी जाती है और C&D जो है वो ओल्ड पर्सन में जो है वो दी जाती है। ये चीज़ जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्रोनिक किडनी डिजीज या जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इस कंडीशन में भी हम जो है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या पुराना कोई जो है वो हार्ट अटैक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हार्ट की जो है वो रीमॉडलिंग या रिड्यूसिंग फर्दर जो है वो रिस्क फैक्टर या हार्ट फेलियर को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो ACE इनहिबिटर देते हैं। एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन। स्ट्रोक प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि मेन स्ट्रोक का मेन रीजन क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जो है वो हमारे पास में स्ट्रोक को प्रिवेंशन जैसा ही है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट आता है दोस्तों ड्राई कफ। मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास में, या मोस्ट जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ड्राई कफ जो है वो किसका है, ACE इनहिबिटर का। क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनेस लेवल, कॉमनली जो है वो लिस्प्रिन एंड एनाप्रिल। डिजीनेस एंड हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट डोज लेते हैं तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड फटिग एंड वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। सीवियर एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सीवियर एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, पहला आ जाता है एंजियोडेमा। एंजियोडेमा जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, और ये स्वेलिंग जो है वो आपको फेस पे, लिप्स पे एंड थ्रोट पे जो है वो देखने को मिलेगी। और ये क्या करती है दोस्तों, ये एयरवे को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। इसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। वरना एडिमा से तो आज तक कोई नहीं मरा है, लेकिन ये क्या करती है, एयरवे को जो है वो कंट्रोल कर लेती है। देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टॉप ACE इनहिबिटर एडमिनिस्ट्रेशन, एंटाहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एपिनेर इफ सीवियर केसेज में जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों दोस्तों? क्योंकि ये क्या करता है, सोडियम को तो बाहर निकालता है और दोस्तों पोटेशियम को बॉडी के अंदर रखता है। ACE इनहिबिटर जो है वो हमारे पास में जस्ट रेनिन के अपोजिट काम करता है। सोडियम को तो बॉडी से बाहर निकालेगा और पोटेशियम को जो है वो अंदर रखेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ACE इनहिबिटर रिड्यूस एल्डोस्टेरोन लीडिंग टू पोटेशियम रिटेंशन, जो कि आपको बता दिया। एंड अवॉइड पोटेशियम सप्लीमेंट एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जो है वो दी जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी भी जो है वो ACE इनहिबिटर का जो है मेन कॉजेज है। क्यों? क्योंकि ये सडनली जो है वो हमारे पास में रिड्यूस करता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, क्रिएटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, कोजेज टेम्परेरी इंक्रीज इन क्रिएटिनिन लेवल। आपने देखा होगा कि जब हमने एक्यूट किडनी डिजीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज देखा था, तो एक्यूट किडनी डिजीज जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, क्रिएटिनिन लेवल पे। और जो क्रोनिक किडनी डिजीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो GFR पे किया जाता है। ठीक है, तो अगर सडनली जो है वो क्रिएटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें मॉनिटर जो है वो करना है, स्पेशली ECG मॉनिटरिंग करना है और CKD के जो है आइडेंटिफिकेशन को देखना है। फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन। ACE इनहिबिटर का एक मेन कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब फर्स्ट टाइम पे हम ACE इनहिबिटर लेते हैं तो वहाँ पे सडनली जो है वो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ये इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ACE इनहिबिटर आर द फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी प्रोटेक्टिव बेनिफिट। While effective for hypotension, heart failure and kidney disease, they can cause cough, hyperkalemia and angioedema। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ जाती है। एक तो हाइपरकैलेमिया एंड जो है वो कफ, ये सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर किडनी फंक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है वो प्रेगनेंसी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और जो कई क्लाइंट भी ACE इनहिबिटर ले रहा है उसको कंटिन्यूस जो है वो क्रिएटिनिन लेवल जो है वो चेक कराना है, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को जो है वो डिक्रीज करता है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में वही 5 अलग जो है वो प्रकार की जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स आएगी। क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए जो है वो हमने फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, ये सारी चीज़ देखी थी। नेक्स्ट क्लास जो हो थोड़ी छोटी होने वाली है, उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।